हेलो दोस्तों, हिंदी घोस्ट स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको बेहद डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आप सभी के लिए भूतों की बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए ये कहानियां सुनने के लिए मेरे यानी जय के साथ। मेरा नाम अमन है। ये मेरे और मेरे दोस्त बसंत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब एक रात मैं इंगेजमेंट शूट करके वापस अपने घर लौट रहा था। इंगेजमेंट शूट करके वापस अपने घर लौटने में मुझे काफ़ी रात हो गई थी। तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और अभी भी घर लौटने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र और तय करना था। उस रात मेरे साथ मेरा दोस्त बसंत भी था, जिसे सफ़र लंबा होने की वजह से मैं इंगेजमेंट में अपने साथ ही ले गया था। दरअसल बात ऐसी थी कि उस इंगेजमेंट में जाने पर बीच में एक जंगल पड़ता था, यानी कि लगभग 12-15 किलोमीटर के दायरे में कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं थी। जिस वजह से मैंने सोचा कि सफ़र भी लंबा है और रास्ता भी ठीक नहीं, इसलिए मेरा अकेले उस एंगेजमेंट पर शूट के लिए जाना ठीक नहीं होगा। और फिर जब मैंने बसंत से इस बारे में बात की तो जंगल का नाम सुनकर उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया, मगर फिर मेरे उसको पैसे का लालच देने पर वो मान गया। खैर, उस रात जब हम दोनों मेरी बाइक पर एंगेजमेंट शूट करके वापस लौट रहे थे तब मेरा दोस्त बसंत उस जंगल के बारे में सोचकर बहुत डर रहा था। तो इस पर मैंने उससे कहा कि अरे यार, आदमी होकर इतना डरता है, जंगल ही तो है, कोई भूत प्रेत थोड़ी है जो तुझे खा जाएगा। तो मेरी इस बात पर बसंत ने मुझसे कहा कि यार, तू इतनी रात को अकेला कैसे ट्रैवल कर लेता है, तुझे डर नहीं लगता? बसंत की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला कि क्या यार, मैं बच्चा थोड़े ही हूँ जो डरूंगा। ये सब बातें करते हुए हम आगे ही बढ़े जा रहे थे और फिर हमें पता भी नहीं चला कि कब हम बातें करते हुए जंगल के बेहद ही अंदर आ गए कि तभी मेरी नज़र रास्ते पर बीचों बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उस लड़की को देखते ही मैंने दूर से ही बाइक रोक दी और फिर मैंने बसंत से कहा, यार वो आगे देख, बीच रास्ते पर कोई लड़की खड़ी है। उस लड़की को देखकर मेरे दोस्त बसंत ने कहा, यार इतनी रात गए लड़की, और वो भी इस सुनसान और घने जंगल में, कौन है ये? और फिर आगे मेरे दोस्त ने कहा कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है ये कोई चोर लुटेरे हो और ये हमें फंसाने की इनकी कोई चाल हो। तुम बाइक मत रोकना और बेहद ही तेजी से उस लड़की के दूर से आगे निकल जाना। बसंत की बात सुनकर मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और मैंने बाइक को फुल स्पीड पर भगाना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही हम दोनों उस लड़की के पास से गुजरे तो उस लड़की को देखकर हम दोनों एकदम से चीख पड़े और फिर बिना देरी किए मैंने बाइक की स्पीड और भी तेज कर दी। मैं कैसे भी करके अपने आप को संभाले हुए था, मगर मेरा दोस्त बसंत बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वो जोर जोर से कपकपा रहा था और रोता जा रहा था। मैंने उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उससे कहा कि भाई घबरा मत, मुझे कसकर पकड़ ले और अपनी आंखें बंद कर ले। मेरी बात पर बसंत ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर तभी मेरी नज़र साइड में गई तो मैंने देखा कि वो लड़की बाइक के साथ साथ दौड़ रही है। वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई, मगर मैंने कैसे भी करके खुद पर काबू बनाए रखा और बसंत को इस बात का पता नहीं चलने दिया। मैं ये देखकर हैरान था कि इतनी स्पीड में चल रही बाइक के साथ भला ये लड़की कैसे दौड़ रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की की ना तो कोई आंख थी और ना ही मुंह। उसका पूरा का पूरा चेहरा बिल्कुल सपाट था। उस भयानक बला को लगातार
अपनी बाइक के साथ दौड़ते हुए देखकर अब मेरे हाथ पांव भी फूलने लगे थे और मेरा शरीर भी कपकपाने लगा था कि तभी पीछे बैठे मेरे दोस्त बसंत ने अपनी आंखें खोल ली और चीखते हुए बसंत सकपकाकर चलती बाइक से नीचे गिर पड़ा और जिस वजह से बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं भी बाइक के साथ जमीन पर घिसटते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरा, जिस वजह से मुझे काफ़ी चोट आई। और फिर मैं कराहते हुए जैसे तैसे उठा ये देखने के लिए कि मेरा दोस्त बसंत ठीक भी है या फिर उसे कुछ ज़्यादा चोटें आ गई हैं। मैंने फ़ौरन फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बसंत को ढूंढने के लिए वापस जंगल में रास्ते पर पीछे की ओर जाने लगा। उस जगह पर जहां बसंत उस भयानक बला को देखकर सकपकाकर बाइक से नीचे गिर गया था, मैं वहीं जाने लगा। और फिर जैसे ही रास्ते पर मैं उस जगह पर पहुंचा तो फ़ोन की फ्लैश में मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से बिल्कुल लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस जगह रास्ते पर खून ही खून था और बीच रास्ते पर बसंत का कटा हुआ सर पड़ा था, जो कि इतनी विभत्स हालत में था कि उसे देखकर मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें बेहद ही तेज चल रही थी। मैंने फ़ोन की फ्लैश में रास्ते पर चारों तरफ देखा, मगर बसंत के धड़ का कोई अता पता नहीं था। बसंत का सर इतनी बुरी हालत में था कि उसकी आंखों की पुतलियां तक उस बला ने निकाल ली थी और उसकी आंखों से खून बह जा रहा था। वो सब देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी और फिर मैं जैसे तैसे उठा और भागते हुए अपनी बाइक के पास पहुंच गया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बार बार बाइक पर किक मारकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे जंगल में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जो कि इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए मेरे कान सन्न पड़ गए। वो भयानक चीख सुनकर मैं भी जोर जोर से चीखें मारने लगा और भगवान से मेरी जान बचाने की प्रार्थना करने लगा। और तभी भगवान की कृपा से मेरी बाइक स्टार्ट हो गई और फिर अपनी जान हथेली पर लेकर मैंने बाइक को फुल स्पीड पर भगा दिया। और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। और फिर घर पहुंचने के बाद भी डर और खौफ से मुझे कई रातों तक नींद तलक नहीं आई और जब भी मुझे नींद आती तो उस रात के भयानक सपने आने लगते। और फिर इस घटना के बाद मुझे तकरीबन 1 महीने तक लगातार काफ़ी तेज बुखार रहा और आज उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं आज भी खौफ के साए में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त बसंत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिलाष है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब एक दिन पापा ने घर पर सभी लोगों से कहा कि क्यों ना हम लोग गांव चलकर वहाँ 1-2 दिन बिता आएं, क्योंकि गांव गए हुए हमें कई साल बीत गए हैं और बच्चों ने भी तो हमारा गांव वाला घर देखना होगा। पापा की बात पर मैंने भी गांव जाने की जिद पकड़ ली। दरअसल मैं और पापा और हमारा पूरा परिवार शहर में रहते थे, क्योंकि पापा की शहर में अच्छी नौकरी थी, तो हम सबके पैदा होने से पहले ही पापा ने पूरे परिवार को शहर में ही शिफ्ट कर लिया था ताकि हमारी अच्छे से परवरिश हो सके। और तब से हमारा गांव का घर बंद पड़ा था। खैर, फिर अगले ही दिन हम सबको लेकर पापा अपनी कार से गांव के लिए निकले और फिर शाम तक हम गांव पहुंच गए और गांव को देखकर मैं बेहद ही खुश था। और मैंने गांव में फुल मौज मस्ती किया। और फिर रात में जब हम सब सो रहे थे तो आधी रात करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास मुझे तेज पेशाब लगा और फिर जब मैंने उठकर देखा तो बाकी सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। पहले तो मैंने सोचा कि पापा को जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ, मगर फिर ये सोचकर कि इतने लंबे सफ़र के दौरान
पापा बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैंने उन्हें सोते से नहीं जगाया और अकेले ही घर से बाहर निकलकर कुछ दूर आगे जाकर झाड़ियों के पास पेशाब करने लगा। और तभी मुझे कुछ दूर पर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उस चमकती हुई चीज़ को देखकर मुझे लगा शायद ये बिल्ली होगी जो कि मेरी ओर ही देख रही है। मैं मंद गति से थोड़ा सा आगे गया, यह तसल्ली करने के लिए कि यह बिल्ली ही है या फिर कुछ और, कि तभी वो चमकती हुई चीज़ बेहद ही तेजी से एक बड़े पुराने घर के अंदर चली गई। वो घर बेहद ही पुराना और खंडहर हो चुका था, और तो और वो घर देखने में भी बहुत ही डरावना लग रहा था, जिस वजह से थोड़ी मेरी हिम्मत सी टूट रही थी। पर मैं हिम्मत जुटाते हुए उस घर में दाखिल हुआ। उस घर में दाखिल होते ही वो चमकती हुई चीज़ एकदम से मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब सिर्फ सिवाय गहरे अंधेरे के वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। ये सोचकर मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी मुझे बहुत जोर से आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई और मेरी सांसें बेहद ही तेज चलने लगी और सक पकाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ कि तभी वही चमकती चीज़ मुझे फिर से वहां दिखाई दी। मैं अभी उसकी ओर देख ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे किसी ने पीछे वाले कमरे में खींच लिया और मैं कमरे में जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और तभी घर का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। और फिर तभी उस घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अब तो मेरी सांस हलक में अटकने लगी थी। खौफ से मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। और फिर तभी मैं भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे को पीटकर चीखें मारने लगा, ये सोचकर कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले और मेरी मदद के लिए यहाँ तक आ जाए। उस बंद और गहरे अंधेरे में छाए हुए घर में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कि तभी मुझे उस अंधेरे में चमकती हुई दो सुर्ख लाल आंखें दिखाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कई सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं। मैं बार बार दरवाजे पर हाथ पटक ही रहा था कि तभी वो चमकती हुई लाल आंखें मेरे बेहद ही पास आ गई। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तभी किसी अदृश्य चीज ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तब मैं उस घर के बाहर कीचड़ में सना हुआ था और जमीन में बिल्कुल बेसुध पड़ा था। मैं जैसे तैसे उठा और पूरी जान लगाकर अपने घर की ओर भागा। जब हाँफते हुए मैं घर पहुंचा तो मेरी ऐसी हालत देखकर घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें बीती रात की सारी बात बताई। मेरी बातें सुनते ही सभी घर वाले भी घबरा गए और फिर तभी मेरे घर के लोग मुझे वही गांव पर रहने वाले एक भगत के पास ले गए। भगत ने बताया कि उस घर में पहले कई लोग रहते थे जिनकी एक एक करके रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी और तब से ही वो घर एक खंडहर बन गया है और तभी से उस घर में प्रेत आत्माओं का वास है। उस भगत की बात सुनकर पापा ने उसी दिन वापस शहर लौटने का फैसला कर लिया ताकि उन प्रेत आत्माओं का सामना हम में से किसी को भी दोबारा न करना पड़े। और फिर दोस्तों उसी दिन हम सभी वापस शहर के लिए निकल पड़े। तो ये थी दोस्तों मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अनिल प्रताप है। ये मेरे और मेरे दोस्त सूरज के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ठीक 2 साल पहले उस रात मैं और सूरज हमेशा की तरह जानवरों से अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। रात के 12 बजने को थे तो मैंने सूरज से कहा कि चल यार अब मेरे को बहुत नींद आ रही है, चल
मचाने पर सोने चलते हैं। दरअसल उन दिनों मैं और सूरज रात में खेतों पर ही सोते थे, क्योंकि जानवरों ने हमारी खेतों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ठीक हर रात मैं और सूरज खेत में रहकर आवारा जानवरों से खेतों की रखवाली करते थे, और खेत पर ही हम लोगों ने सोने के लिए मचाना बनाया हुआ था। तो ठीक उस दिन भी जब मैं और सूरज रात काफ़ी हो जाने के बाद मचाने पर सोने के लिए मचाने पर चढ़कर लेटे ही थे कि तभी सूरज ने मुझसे कहा कि भाई तूने वो आवाज़ सुनी? तो मैंने सूरज से कहा कि कैसी आवाज़? यार मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो सूरज बोला कि नहीं यार, वो आवाज़ उधर झाड़ियों के पास से आई है। तो मैंने सूरज से कहा कि कैसी आवाज़ रे? तो सूरज बोला कि भाई साहब किसी के चीखने की आवाज़ थी। और आगे सूरज मुझसे बोला कि भाई मेरे को लगता है अपने लोग के अलावा कोई और भी है इधर। तो मैंने सूरज से कहा कि अरे कोई नहीं है यार, अभी रात काफ़ी हो रही है, आराम से सो जा। और फिर ये बोलकर मैं चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। फिर कब मैं गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला। फिर रात के 2-2:30 बज रहे होंगे जब किसी के कराहने की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मैं उठकर बैठा तो देखा सूरज भी वो आवाज़ सुनकर जाग चुका था। सूरज ने मुझसे कहा कि भाई मैंने तुम्हें नींद से नहीं जगाया, मगर ये तीसरी बार है जब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी है। सूरज की बात सुनकर मैंने भी ध्यान दिया तो आवाज़ उन्हीं झाड़ियों के पास में से आ रही थी। तो मैंने ठीक उधर झाड़ियों की तरफ टॉर्च मारी और आवाज़ देकर पूछा कि अरे कौन है उधर झाड़ के पास? मगर मेरी आवाज़ देते ही वो कराहने की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। और फिर हमने देखा उसी झाड़ के पास से एक आदमी हमारी तरफ आने लगा। मैंने देखा गर्मी में भी वो आदमी साल ओढ़ रखा था। धीरे धीरे वो आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा था और तभी सूरज ने उस आदमी के ऊपर टॉर्च मारी और तब टॉर्च की रोशनी में हमारी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। और तब हमने जो देखा वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। साथ ही वो आदमी हमारे बहुत ही करीब आ चुका था। डर से सूरज की टॉर्च छूट गई और मचाने से नीचे गिर गई और ठीक डर और खौफ से मेरी और सूरज की आवाज़ मानो हलक में अटक गई थी। हमारा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। वो आदमी की तरह दिखने वाला जो कोई भी था वो वहीं हमारे मचाने के नीचे चक्कर काट रहा था। और फिर कुछ देर बीत जाने के बाद एकाएक वो आदमी जोरों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता हुआ वहाँ से चला गया। और उसके जाते ही मैं और सूरज खेत से हमारी जान हथेली पर लेकर भागे और घर पहुंचकर ही हमने चैन की सांस ली। जिसके बाद कई दिनों तक मैंने और सूरज ने रात में खेत जाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन फिर धीरे धीरे उस आदमी की आत्मा को रात में देखे जाने के चर्चे हमारे पूरे गांव में होने लगे। हमारे गांव के कई लोगों ने उस आत्मा को रात के दौरान सुनसान और वीरान जगहों पर भटकते हुए देखा था, मगर सभी का कहना था कि उन्हें उस आत्मा ने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर एक रोज हमारे गांव के लोगों को एक आदमी की लाश गांव के सूखे नाले में मिली। उस लाश की कंडीशन बहुत खराब थी। वो लाश बहुत बुरी तरह से सड़ गल चुकी थी। देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि वो लाश कई महीनों से वहां पड़ी थी। वो तो हमारे गांव के प्रधान ने गांव के नालों की सफाई का काम शुरू कराया था। लिहाजन उसी वजह से हमें उस लाश के बारे में पता चल पाया था। हालांकि वो जिस किसी की भी लाश थी वो हमारे गांव का नहीं था। पुलिस का कहना था किसी ने उस आदमी का मर्डर करके उसको हमारे गांव के नाले में फेंक दिया है। खैर फिर पुलिस की देखरेख में उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद से हमें और हमारे गांव को वो भटकती हुई आत्मा का
दिखना भी अचानक बंद हो गया। मेरे गांव वालों का मानना है कि शायद वो आत्मा उसी आदमी की थी जिसकी लाश हमारे गांव के नाले में मिली थी। खैर जो भी हो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूं और अपने साथ घटी इस घटना को आप तक शेयर कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।